वेलकम बैक एवरीवन। रिफ्लेक्टिव माइंड में आप सभी का स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स को किया था, जिसमें फेडरलिज्म और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने इन डिटेल किया था। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक है, आप उस वीडियो को जाके चेक करें। आज हम लोग संविधान के की फीचर्स में जो कंसेप्ट करने वाले हैं उसका नाम है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का मतलब क्या होता है? सेपरेशन का मतलब होता है कि स्टेट के जो भी अलग अलग विंग्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में स्टेट के 3 मेजर विंग्स की बात करी थी। एक है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो लॉज बनाने वाली जो बॉडी होती है उसे कहते हैं लेजिस्लेटिव, जो लॉस को एनफोर्स करने वाली बॉडी होती है उसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और लॉ के बारे में और डिटेल में इंटरप्रिटेशन करने वाली या लॉ की व्याख्या करने वाली जो संस्था या जो ऑर्गन स्टेट की होती है उसे क्या बोलते हैं? जुडिशरी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स इन द स्टेट। दीज आर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या हुआ कि इलेक्शन के द्वारा बहुत सारे पीपल अपने लिए जो रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम उन्हीं को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। और वही लेजिस्लेटिव के क्या होते हैं? मेंबर होते हैं। अब लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेवल या यूनियन लेवल पे भी हो सकता है और स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। तो यूनियन लेवल के जो लेजिस्लेटिव होते हैं हम उसे ही पार्लियामेंट कहते हैं, और पार्लियामेंट के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपी कहते हैं। स्टेट के जो लेजिस्लेटिव होते हैं उसे लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को के मेंबर को एमएलए या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप of people who are responsible for implementing laws and running the government। अब इसी लेजिस्लेटिव में से जब सरकार बनती है, आप बोल सकते हो मेजोरिटी के आधार पे पार्टी की या कई सारी पार्टीज की मिलकर, तो इसी लेजिस्लेटिव में से एमएलए से, एमपी से कुछ लोग या कुछ पीपल को मिनिस्ट्री दी जाती है या कुछ पीपल मिनिस्टर बनते हैं, और उन्हीं मिनिस्टर पे ही, उन्हीं मंत्रियों पे ही नियम कानून को एनफोर्स करने की, उनको अमल करने की, उनको एग्जीक्यूट करने की क्या होती है? जिम्मेवारी होती है। द जुडिशरी ऑफ विच यू विल रीड मोर इन द यूनिट 3। हम लोग जुडिशरी को यूनिट 3 में इन डिटेल करेंगे। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनी वन ब्रांच ऑफ द स्टेट, the constitution says that each of these organs should exercise different powers। अभी हमने स्टेट के 3 ऑर्गन्स को जो बताया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो कोई किसी के भी काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, और कोई अपने नेचर में बहुत ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए कि अपने पावर का वो मिसयूज़ करने लगे। तो संविधान में इन तीनों विंग्स के एरियाज़ को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, डिफाइन किया गया है, और इस संविधान में ये भी बताया गया कि कैसे इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक प्रकार का हेल्दी बैलेंस मेंटेन करना है। तो आप इससे क्या समझ पा रहे हैं कि संविधान में हर चीज को रिटिन तरीके से क्या किया गया है? डॉक्यूमेंटेड किया गया, वहां पे लिखा गया है कि हर ऑर्गन्स का को क्या करना है और हर ऑर्गन्स को क्या नहीं करना है। थ्रू दिस ईच ऑर्गन एक्ट्स एज चेक ऑन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, एंड दिस एंश्योर्स द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन ऑल 3। तो सभी ऑर्गन्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की ये ड्यूटी होगी कि उनको जो कार्य बताए गए हमारे संविधान में उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें कार्य करना है, और किसी दूसरे ऑर्गन्स के वर्क एरिया को या फंक्शन में अननेसेसरी इंटरफेयर या अनावश्यक हस्तक्षेप वहाँ पे नहीं करना। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे बार बार एक टर्म यहाँ पे आ रहा है, अभी डिस्कशन में भी आया, स्टेट। तो स्टेट का यहाँ पे मतलब क्या होता है? एक होता है यूनियन गवर्नमेंट, एक होता है स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। लेकिन यहाँ पे स्टेट का एक ज़्यादा ब्रॉडर मतलब है। स्टेट को यहाँ पे आप सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की तरह ना देखें। स्टेट का मतलब यहाँ पे एक पॉलिटिकल यूनिट से, एक ब्रॉडर पॉलिटिकल यूनिट से, हम इंडिया को कई बार स्टेट भी कहते थे। स्टेट का मतलब यहाँ पे एक नेशन से है, जिसका स्पेसिफिक जोग्राफिकल पॉलिटिकल एक एंटिटी है, एक उसका वजूद है। The word state is often used in this chapter. This doesn't refer to state government. ये state government को refer नहीं कर रहा। Rather, when we use state, we are trying to distinguish, अलग करते हैं from government। हम यहाँ पे state को government से अलग कर रहे हैं।
गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉ। गवर्नमेंट का मतलब होता है कि जो नियम कायदे कानून को बनाती है और उसे क्या करती है? एनफोर्स करती है। द गवर्नमेंट कैन चेंज विथ इलेक्शन। इलेक्शन के साथ हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज हो सकता है। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चेंज होते हैं, पार्टीज़ की मेजोरिटी अगर चेंज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का नेचर, उनका फॉर्म भी क्या होता है? चेंज होता है। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। स्टेट एक ऐसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट्स अ सॉवरेन। यहाँ पे एक टर्म है बच्चे, सॉवरेन। सॉवरेन का मतलब क्या होता है? सॉवरेन इज वन दैट एक्सरसाइज सुप्रीम अथॉरिटी विद इन अ लिमिटेड स्फेयर। सॉवरेन या संप्रभु का मतलब क्या होता है? कि किसी भी एरिया की जो सरकार है, किसी भी एरिया में जो रहने वाले लोग हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया, तो वहाँ के लोग ही वहाँ के गवर्नमेंट को चलाने के लिए सबसे अपेक्स अथॉरिटी हैं, उनके द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। कोई भी बाहर की शक्ति, कोई भी एक्सटर्नल अथॉरिटी हमें फोर्स नहीं कर सकती है, हमें मजबूर नहीं कर सकती है कि हमें चीज़ों को ऐसा ही करना है। तो सॉवरेन का यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है बच्चे? कि किसी भी कंट्री, किसी भी रीजन का जो, किसी भी रीजन के जो लोग होते हैं वो उस कंट्री के सब कुछ होते हैं, और उन्हीं को उस कंट्री के गवर्नमेंट को कैसे चलाना है ये डिसाइड करना है, या उस कंट्री के लोगों के बारे में जो मेजर डिसीजंस हैं वो बाहर की कोई अथॉरिटी ना लेके उस पर्टिकुलर रीजन या जोग्राफिकल एरिया के लोगों को ही लेना है। Who occupy a definite territory, we can thus speak of the Indian state, Nepali state. The Indian state has a democratic form of government. The government is one part of state. अब देखिए स्टेट का यहाँ पे एक ज़्यादा ब्रॉडर पॉलिटिकल मतलब लिया जा रहा है। वो एक पॉलिटिकल एंटिटी, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है और गवर्नमेंट उसका एक पार्ट है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि स्टेट एक ब्रॉडर है, गवर्नमेंट उसका एक पार्ट है। तो स्टेट गवर्नमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को अलग अलग तरीके से भी समझिए। यहाँ पे स्टेट को एक ज़्यादा ब्रॉडर पॉलिटिकल कंसेप्ट से जोड़ा जा रहा है और गवर्नमेंट उसका एक पार्ट बताया जा रहा है। द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विथ इट। आपको यहाँ पे स्टेट को ज़्यादा ब्रॉडर मतलब में बताया गया और इसे गवर्नमेंट के साथ जोड़ के ना देखिए। स्टेट गवर्नमेंट अलग है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट का मतलब स्टेट होगा या स्टेट का मतलब गवर्नमेंट होगा, ऐसा यहाँ पे नहीं मानना है आपको। यहाँ पे चलिए अगर अगले डिस्कशन में जाएं तो अगले डिस्कशन में जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अनदर जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फीचर हैं, हम इसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है कि हम ह्यूमन की बात करें, हम कुछ बेसिक राइट्स के साथ जन्म लेते हैं। बहुत सारे ऐसे राइट्स हैं, समानता का अधिकार बोल सकते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, अपनी बात को रखने का अधिकार, किसी भी हैरेसमेंट या किसी भी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अपनी बात रखने का अधिकार, आवाज़ उठाने का अधिकार, है ना, एक बेहतर एनवायरनमेंट में रहने का अधिकार। ये अधिकार हमें कोई देता नहीं है, ये अधिकार ऑलरेडी हमारे पास बाय बॉर्न या बिफोर बॉर्न होते हैं। संविधान इस राइट्स की गारंटी देता है कि आपसे ये अधिकार नहीं छीने जाएंगे, आपके इन अधिकार को किसी भी एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस में कम नहीं किया जाएगा। तो इसे ही फंडामेंटल राइट्स या इसे ही मौलिक अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हैज़ ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत बड़ा मोरल गुडनेस कहते हैं। कॉन्साइंस का मतलब क्या होता है कि जो इसका बहुत इंपॉर्टेंस फिगर होता है, जो एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है, हम उसे क्या कहते हैं? कॉन्साइंस कहते हैं। कॉलोनियल रूल हैड क्रिएटेड अ सर्टेन सस्पिशन। यहाँ पे एक टर्म क्या बच्चे? सस्पिशन। तो सस्पिशन का मतलब क्या? एक प्रकार का मेंटल अनइजीनेस, एक प्रकार का मेंटल अनसर्टेनिटी, जहाँ पे हमें लगता है कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमें वो स्वतंत्रता नहीं दी जा रही है, हमें वो अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं कॉलोनियल पीरियड में। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का ये एक बड़ा बिटर एक्सपीरियंस था कि उसमें मोस्टली हमारे फ्रीडम फाइटर थे जो एक ब्रिटिश कॉलोनियल पावर से अपने आप को आज़ाद करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे वो। तो उनका एक बिटर एक्सपीरियंस क्या था कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार का बर्ताव कॉलोनियल पीरियड में हमारे देश के नागरिकों के साथ किया, उस प्रकार का कंडीशन
पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में कोई भी गवर्नमेंट अपने नागरिकों के साथ ना करे, इसलिए संविधान में उन्होंने मौलिक अधिकार का प्रावधान किया। इसे यूएसए के बिल ऑफ राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, जिसका उद्देश्य था कि देश के नागरिकों के पास बहुत सारे कुछ ऐसे बेसिक फंडामेंटल राइट्स होंगे जिसे किसी भी कंडीशन में, इवन एक्सट्रीम कंडीशन में भी, कुछ अपवादों को छोड़ दें या कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दें, उनसे छीना या उनको कम नहीं किया जाएगा। अ सर्टेन सस्पिशन ऑफ द स्टेट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट एंड दे वांटेड टू एंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट्स, एक ऐसा राइट्स चाहते थे जो वेल डॉक्यूमेंटेड हो, संविधान में लिखा हो और जिसके आधार पे हम बाद में क्लेम कर सके अगर किसी कारण से कोई भी एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव लॉ बना के उन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करता है। वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट आर्बिट्ररी। यहाँ पे एक टर्म है बच्चे, आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि मन में जो आना वही करना, मनोवांछित जिसको बोलते हैं, या जिस भी कार्य के पीछे किसी प्रकार के लॉजिक, किसी प्रकार के तर्क, किसी भी प्रकार के कारण का ना होना, इसी को आर्बिट्ररी कहते हैं। एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज, हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा संविधान फंडामेंटल राइट्स की गारंटी देता है, किसके खिलाफ? लोगों के खिलाफ। और किसके खिलाफ? लोगों के भी खिलाफ है और स्टेट के भी खिलाफ है। अगर स्टेट आपके खिलाफ कुछ करता है या कुछ लोगों का समूह या कुछ लोग भी अगर आपके खिलाफ करते हैं या कुछ लोग आपके राइट्स को छीन नहीं सकते हैं, और सरकार या स्टेट या कोई भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी आपके राइट्स को वहाँ पे छीन नहीं सकती है। अब आप अपने बुक में यहाँ पे साइड में देखेंगे बच्चे कि नीले कलर के बॉक्स में बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पे बताया गया। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स थे? उस समय 7 थे। याद रखेंगे बच्चे, उस समय 7 थे। लेकिन हमारा संविधान एक जीवित संविधान है, एक ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसे एक लाइव कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या है? इसका मतलब ध्यान से समझिए। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? एनफोर्स हुआ, और तब हम लोग रिपब्लिक बने। और रिपब्लिक डे को इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि जो इंडियन रिपब्लिक के बनने की हमें याद दिलाता है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे बच्चे तो उस समय आज से 70 साल पहले या आज से 80-90 साल पहले की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे संविधान को बनाया गया। लेकिन देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के लोगों की क्या मेंटालिटी, क्या उनका माइंडसेट था, उनका कितना ब्रॉडर विजन था। उनको पता है कि कोई भी कंट्री वैक्यूम में रन नहीं करती और परिस्थितियाँ, सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियाँ हर समय बदलती है। इसलिए उन्होंने अपने संविधान में, या उन्होंने भारत के संविधान में, अपने संविधान ना बोल के उन्होंने भारत के संविधान में एक ऐसा क्लॉज रखा जिसको हम लोग संशोधन कहते हैं, इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। वो क्या बोलते हैं कि अगर परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न होती हैं जिस कारण से कुछ चेंज करना, कुछ संशोधन करना, कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ अमेंडमेंट करना अगर जरूरी है, तो लेजिस्लेटिव कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस को फॉलो करके या करते हुए संविधान में चेंज कर सकती है। लेकिन ये चेंज एज पर सर्कमस्टेंसेस, एज पर सिचुएशनल डिमांड होना चाहिए। लेकिन इस चेंज या इस अमेंडमेंट में भी कुछ बातें क्या बताई गई है कि आप संविधान के कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बेसिक चीज़ों को, उसके फंडामेंटल, उसके आधारभूत, उसके मूल चीज़ों को आप चेंज या अमेंड नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप फंडामेंटल राइट्स को नहीं हटा सकते हैं, आप लोगों की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं, आप राइट टू इक्वलिटी को खत्म नहीं कर सकते हैं, आप राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन को खत्म नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये भी बताया गया कि हमारा संविधान बदलती जरूरतों के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करेगा, जो उसे एक ऑर्गेनिक, उसे एक लाइव फीचर प्रोवाइड कराता है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे संविधान में ये भी बताया गया है कि बहुत सारी ऐसे बेसिक आधारभूत फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, राइट्स हैं, प्रोविजंस हैं, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब कौन कौन से बेसिक यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हैं उनके एक बार देख लें। राइट टू इक्वालिटी, तो राइट टू इक्वालिटी का मतलब होता है समानता का अधिकार। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ का मतलब होता है कानून से ऊपर कोई नहीं है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है, नियम कायदे कानून से ऊपर कोई नहीं है। नियम कायदे कानून सभी के नज़र में से में सब उसके नज़र में बराबर हैं, किसी के साथ भी वहाँ पे डिस्क्रिमिनेटिव प्रैक्टिस
नहीं किया जाएगा। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन्स शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द, सभी कंट्री के सभी लोगों को इक्वल लॉ के द्वारा प्रोटेक्ट किया जाएगा, किसी भी प्रकार का यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं होना चाहिए। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी discriminated against on the basis of religion, caste, sex. Every person has access to all public places including playgrounds, hotels, shops, etc. तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा। लोगों को प्लेग्राउंड, खेल के मैदान में, होटल्स में, रेस्टोरेंट में, दुकानों में जाने से आप मना नहीं कर सकते हैं, या सिर्फ आप भेदभाव नहीं करेंगे कि नहीं आपको नहीं जाना है, नहीं आपको ये काम नहीं करना है। आप वहाँ पे किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेटिव बिहेवियर को आप नहीं दिखा सकते हैं। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी वन इन मैटर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। रोजगार के लिए भी सरकार किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इस धर्म के लोग रोजगार, इस धर्म के लोगों को फॉर्म भरने का अधिकार है और इस सेक्स को या इस धर्म के लोगों को फॉर्म भरने का अधिकार नहीं है। बट देयर आर एक्सेप्शंस, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन द बुक। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, अपने अकॉर्डिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करने का अधिकार। आप बोल सकते हैं दे ऑल आर द बेसिक फंडामेंटल राइट्स टू फ्रीडम। द राइट्स टू फॉर्म एसोसिएशन, संस्था बनाने का अधिकार। द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कंट्री में कहीं पे भी घूमने का अधिकार और कहीं पे भी बसने का अधिकार। एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। नेक्स्ट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है शोषण। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिकिंग। यहाँ पे एक बच्चे बेटा ट्रैफिकिंग, ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा व्यापार, कोई भी एक ऐसा ट्रेड जो इलीगल होता है, जो अनैतिक होता है। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर पैसे के लिए अगर हम लोग लोगों को बेच रहे हैं, है ना, तो उसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। तो ट्रैफिकिंग का मतलब भी होता है कि कोई भी एक ऐसा ट्रेड जो अपने नेचर में अनैतिक होता है, अपने नेचर में इलीगल होता है। फोर्स्ड लेबर, किसी से जबरन काम करवाना। एंड चिल्ड्रन वर्किंग अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। आपने आसपास में देखा होगा बच्चे कि बहुत सारे बच्चों को होटल्स में एक डोमेस्टिक वर्कर के फॉर्म में घर में कई बार काम करने के लिए लगा दिया जाता, उनकी गरीबी को देखते हुए, उनके पैसे के रिक्वायरमेंट को देखते हुए। लेकिन क्या आपको पता है बच्चे कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों का आप किसी भी तरीके से शोषण नहीं कर सकते हैं, जबरन उनसे काम नहीं करवा सकते हैं। और 14 साल तक के बच्चों के लिए आपको पता है ना, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक, 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया है और उन्हें स्कूल जाना है, उन्हें अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करनी है, ना कि उन्हें किसी रोजगार के कार्य में अपने आप को इन्वॉल्व करना है। और यहाँ पे माता पिता, उनके पेरेंट्स की भी ये ड्यूटी दी गई है कि आप 14 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के नियोजन, किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट या फंक्शन से ना जोड़े। उसे जिंदगी की बहुत ही बेसिक कार्य बोले तो शिक्षा की प्रक्रिया को पूरा करने का आप उसे एक सुनहरा मौका दें। वहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता। हर इंसान भारत में, नागरिक की बात करें, वो अपने अकॉर्डिंग धर्म का चुनाव कर सकता है, धर्म को फॉलो कर सकता है, धार्मिक मान्यताओं को वो मान सकता है। यहाँ पे संविधान किसी भी प्रकार का एक वहाँ पे डोमिनेंस नहीं दिखा कि नहीं आपको इसी धर्म को मानना है या आप इस धर्म को मानेंगे, आप इस धर्म को नहीं मानेंगे। और इसी से जुड़ा हुआ संविधान के अगले फीचर को भी हम लोग थोड़ी देर में करेंगे। हम इसी को सेक्युलरिज्म या इसी को सेक्युलर स्टेट कहते हैं। और सेक्युलरिज्म का मतलब ही क्या होता है कि एक ऐसा कंसेप्ट, एक ऐसा पॉलिटिकल कंसेप्ट जिसमें यह माना जाता है कि स्टेट ना तो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट करेगा, ना ही किसी रिलीजन का विरोध करेगा। सभी रिलीजन के प्रति, सभी धर्म के प्रति उसका एक कॉमन आउटलुक होगा, उसका एक समान रिस्पेक्ट होगा, उसका एक कॉमन रिस्पेक्ट होगा। और सभी धर्म के प्रमोशन के लिए स्टेट का एक हेल्दी नेचर होगा। किसी भी धर्म के प्रति उसका विरोधी नेचर, उसका आप बोल सकते हैं अपोजिंग नेचर नहीं होगा। रिलीजियस फ्रीडम is provided to all citizens. Every person has the right to practice, profess
एंड प्रोपागेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हर नागरिक को अपने धर्म के अकॉर्डिंग बर्ताव करने का, उसको अभिव्यक्त करने का, उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना यहाँ पे कि धर्म के नाम पे आप किसी प्रकार के गैर कानूनी कार्य, किसी भी प्रकार के असामाजिक कार्य को, लाइक किसी का धर्म परिवर्तन करना, किसी भी प्रकार के अनावश्यक कार्य को आप ना करें। अगर अपने अधिकार हैं तो औरों के भी अधिकार है, और औरों के अधिकार की रक्षा करना या औरों के अधिकार की भी रक्षा करना, ये उनका भी मौलिक अधिकार है और हमारा भी मौलिक अधिकार है। द नेक्स्ट वन इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है बेटा, कि जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी संख्या कम होती है। जैसा अगर मैं बोलूं जैन की बात करूं, बौद्ध की बात करूं, है ना, ईसाई की बात करूं, हो सकता है किसी जगह पे बहुत सारे धर्म के लोग हैं लेकिन कुछ धर्म के लोग अगर कहीं पे कुछ कम है, कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग अगर वहाँ पे कुछ कम है, तो उसी को अल्पसंख्यक कहते हैं, उसी को माइनॉरिटी कहते हैं। तो एक होता है माइनॉरिटी, एक होता है मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है कि जब कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी, स्पेसिफिक रिलीजन, स्पेसिफिक कास्ट के लोगों की संख्या ज़्यादा होती है उसे कहते हैं मेजोरिटी, और अगर उनकी संख्या किसी कारण से कम होती है तो उसे क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी। तो जो माइनॉरिटीज़ होते हैं कई बार उनको डर क्या होता है कि जो मेजोरिटी के जो लोग हैं उन्हें कई बार उनके अधिकार को छीन सकते हैं, उन पर भेदभाव उनके साथ भेदभाव कर सकते हैं, या उनके साथ कुछ अन्याय कर सकते हैं, या उनके साथ कुछ गैर कानूनी या इलीगल कार्य कर सकते हैं। तो यहां पे आप फिर ध्यान से देखो, संविधान उन लोगों के लिए भी एक प्रकार की गारंटी देता है फंडामेंटल राइट से जोड़ते हुए कि उन्हें भी अपने कल्चरल, अपने एजुकेशनल और अपने अदर राइट्स को सेव करने का, कंजर्व करने का, या अपने कल्चर को सेव करने का अधिकार है। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, चाहे वो धर्म से जुड़े हुए हों चाहे वो भाषा से जुड़े हुए हो, कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। आप लोगों ने देखा होगा बेटा आसपास में बहुत सारे संस्था, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस होता है जो अपने आप को माइनॉरिटी कहता है ना। तो वहां पे उद्देश्य क्या होता है कि उन इंस्टीट्यूशन को बनाने का उद्देश्य क्या होता है कि उस धर्म, उस भाषा, उस जाति या उस पर्टिकुलर कल्चर से जुड़ी हुई जो भी उनकी यूनिक चीजें होती हैं, जो भी उनकी हेरिटेज होती है, उनको वो क्या कर सके, कंजर्व कर सके, उनको सुरक्षित रख सके, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति या बहुत बड़ी एक धरोहर आप बोल सकते हैं हेरिटेज के फॉर्म में होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट The constitutional fundamental right is right to constitutional remedies। हमारे संविधान के फोर फादर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को ही हमारे संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ये कल दिस अलाउज सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या कहता है? हमारा फंडामेंटल राइट्स कहता है कि हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एक्सप्रेस, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू लिबर्टी, दे ऑल। लेकिन हमारा संविधान ये भी कहता है कि अगर किसी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, किसी फंडामेंटल राइट्स को कोई भी इंडिविजुअल और स्टेट हमसे छीनने की कोशिश करता है, तो उस फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए, दोबारा प्राप्त करने के लिए कोर्ट जाना भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। तो यहां पे हमारा संविधान क्या कहता है कि अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार को कोई आपसे छीनने की कोशिश करता, चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, चाहे वो संस्था हो, चाहे वो राज्य हो, तो आप उस फंडामेंटल राइट्स को प्राप्त करने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, और कोर्ट जाने से भी आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो कोर्ट जाना भी आपका एक मौलिक अधिकार हमारे संविधान के तहत दिया गया है। तो अभी वर्तमान समय में हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं? 6 हैं। लेकिन स्वतंत्रता के बाद, जब स्वतंत्रता के समय की बात करें बच्चे, तो उस समय 7 थे, लेकिन एक को अमेंडमेंट करके जो संपत्ति का अधिकार था उसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। डिस्कशन में अगर आगे बढ़े, मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटीज कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप। द कॉन्स्टिट्यूशन की जो उस समय जो फोर फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के बेटे, या कॉन्स्टिट्यूशन के जिनको फोर फादर माना जाता है, डॉक्टर अंबेडकर साहब हैज सेड about these fundamental rights, their objective is twofold। यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव वो बता रहे, क्या है इसके? The first objective is that every citizen must be in a position to claim those rights। वो क्या बोलते हैं कि हर नागरिक इस स्थिति में हो कि वो अपने अधिकार का दावा कर सके, कि उनके पास कुछ बेसिक अधिकार हैं, ये हर सिटीजन को, ये हर नागरिक को पता होना चाहिए। एंड द सेकेंडली, ऑन द सेकेंड वन इज
these rights must be binding upon every authority that has got the power to make laws। वो क्या बोलता है कि कोई भी अथॉरिटी है ये उस अथॉरिटी पे बाइंडिंग है, चाहे वो स्टेट हो चाहे कोई भी सॉवरेन हो, उस पे बाइंडिंग है कि वो अपने नागरिक के मौलिक अधिकारों को या फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीनेगा, उसे खत्म नहीं करेगा, उसे कम करने की कोशिश नहीं करेगा। और कोई भी लॉज वो बनाता है, एनफोर्स करता है, उसमें ये ध्यान रखना है, उसमें इस चीज़ की सुनिश्चितता होनी चाहिए कि उसमें व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकारों का वायलेशन या फंडामेंटल राइट्स का वहां पे वायलेशन ना हो। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हम लोग ब्रीफ में बच्चे क्या बोलते हैं, DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान में हमारे देश के नागरिकों के लिए और कुछ संस्थाओं के लिए मौलिक अधिकार है, लेकिन वहाँ पे राज्य को भी, बोले तो स्टेट सॉवरेन, एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को भी एक वहाँ पे जिम्मेवारी दी गई है कि वो एक राज्य के भलाई के लिए, राज्य में रहने वाले सिटीजन्स के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए भी आपको कुछ ऐसे कार्य करने हैं। और उन कार्यों का एक डिटेल्ड गाइडलाइन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में हमारे संविधान में क्या किया गया है, कोडिफाई किया गया है, या उसको रखा गया या उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है। This section was designed by the members of Constituent Assembly to ensure greater social and economic reform। सामाजिक और आर्थिक सुधार के लिए, सामाजिक सुधार का मतलब अगर स्टेट को लगता है कि समाज में कुछ अनैतिक चीज़ें हो रही हैं, कुछ गलत चीज़ें हो रही है, या कुछ अगर सोशल रिफॉर्म करना है तो कैसा सोशल रिफॉर्म हो, सोशल रिफॉर्म के लिए डिटेल गाइडलाइन DPSP में दिया हुआ है जो हमारे संविधान में रखा गया। आर्थिक सुधार कैसे कर सकते हैं, कैसे सभी लोगों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, कैसे हम लोग गो हत्या पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, हम कैसे देश के जितने भी धरोहर हैं हम उनको सुरक्षित रख सकते हैं। अगर देश को वो देश की सुरक्षा के लिए अगर तत्काल फौज में अपनी सेवा देनी हो तो कैसे हम उसके एक आह्वान पर, एक कॉलिंग पे हम देश की सुरक्षा के लिए जुट जाएं। इस प्रकार के कुछ ऐसे बेसिक चीज़ें हैं जिसे DPSP में रखा गया है और जिसका ऑब्जेक्टिव ग्रेटर सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म को लाना है, एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इनिशिएटिव लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म का मतलब क्या है कि आपको देश में जो एक बहुत बड़ा जो चैलेंज है बच्चे, वो अनएम्प्लॉयमेंट है, पॉवर्टी है, गरीबी, मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण की समस्या, अगर बहुत सारे बच्चों को पोषण युक्त खाना नहीं मिल पाता है, बहुत सारे युवाओं के हाथ में अगर रोजगार नहीं है। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार की तंगहाली, एक प्रकार के अभाव का कंडीशन, एक प्रकार के बेसिक चीज़ों को ना मिल पाने का कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, गरीबी कहते हैं या पॉवर्टी कहते हैं। डिस्कशन में नेक्स्ट पॉइंट पर अगर आए तो इसमें है सेक्युलरिज्म, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया और हम इसको एक चैप्टर में इन डिटेल करेंगे। सेक्युलरिज्म का मतलब होता है अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रोमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। वो क्या बोलते हैं कि कोई भी सॉवरेन, कोई भी स्टेट आधिकारिक तौर पे किसी भी एक रिलीजन को वो स्टेट रिलीजन या उस कंट्री का रिलीजन डिक्लेयर नहीं कर सकती है। सभी रिलीजन के प्रति उसका एक कॉमन रिस्पेक्ट होगा, उसका एक समान सम्मान होगा, और किसी भी विशिष्ट धर्म का ना तो वो विरोध करेगा ना वो समर्थन करेगा। सभी धर्म के प्रति उसका एक समान सम्मान, समान व्यवहार देखने के लिए मिलेगा। तो इस डिस्कशन में इतनी ही बातें बच्चे। आई होप इस डिस्कशन से जो चैप्टर नंबर 1 है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्यों कंट्री को एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है या क्यों कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत होती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत को देखते हुए कौन कौन से संविधान के कुछ बेसिक की फीचर्स है, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, हमने उन सभी को इन 3 वीडियोस के माध्यम से, ये एक वीडियो, इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया है, इन 3 वीडियोस के माध्यम से हमने डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करिए। आई होप इन 3 वीडियोस के माध्यम से आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग, एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग और एक मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। आई होप आप सभी को इस डिस्कशन के द्वारा एक बेहतर कंसेप्चुअल लर्निंग करने का मौका भी मिला होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल फ्रॉम माय साइड।